तो जैसे मैंने आपको एनपीयू में बोला कि ये 3-4 एडजस्टमेंट्स पे पूरा कमांड रखो, ये आपके सम का पार्ट बनेंगे। कौन कौन से एडजस्टमेंट? सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट, नंबर 2 ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स, नंबर 3 जो आपका फंड बेस्ड अकाउंटिंग था, एंड नंबर 4 जो आपका रहेगा कुछ भी रहेगा आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड ऑल, उस टाइप के एडजस्टमेंट जो आते हैं और डोनेशंस वगैरह के जो एडजस्टमेंट्स आते हैं वो सब आपको वहां पे कवर करने हैं। स्पेसिफिक डोनेशन अगर है तो इट इज ए कैपिटल रिसिप्ट, जनरल डोनेशन है तो इट इज ए रेवेन्यू रिसिप्ट, एज पर दैट उसका प्लेसमेंट आपको करना है। तो देखो एक ये सम है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे अभी और फुल फ्लैश सॉल्व करेंगे। बोर्ड एग्जाम में जो सम आता है इसी टाइप का कुछ सम आपको बोर्ड में मिलेगा फॉर 6 मार्क, और आजकल तो कई बार 4 मार्क में भी ये सम आने लगा है। तो अगर ये क्वेश्चन सपोज बोर्ड में 6 मार्क का आता है तो आपसे बैलेंस शीट भी पूछा जाएगा और इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी पूछा जाएगा, अगर 6 मार्क का आता है तो। और अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क का आएगा बोर्ड एग्जाम में तो आपसे दे आर गोइंग टू आस्क ओनली एंड ओनली फॉर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो देखो मैं आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं इस चीज को। अभी मैंने आपको डिफरेंस में क्या सिखाया था, क्वेश्चन में आपको ये अकाउंट दिया होगा, ये अकाउंट आपको क्वेश्चन में दिया होगा, तो अगर आपके माइंड में वो डिफरेंसेस क्लियर है तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। मैंने क्या बोला था आपसे, इस अकाउंट में कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीप्ट्स दोनों रिकॉर्ड होती हैं। सेम वे ऑन द पेमेंट साइड ऑल्सो कैपिटल एंड रेवेन्यू दोनों रिकॉर्ड होते हैं। आपको इस अकाउंट को देख के क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू इनकम का ही प्लेसमेंट आपको करना है। तो आपका टास्क सिर्फ यहां पे इतना सा रह गया कि रिसीप्ट साइड में से रेवेन्यू वाले आइटम को पिक करना है बस, और उनको पिक करके ट्रांसफर कर दो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड पे। सेम वे पेमेंट साइड में आपको सिर्फ रेवेन्यू पेमेंट्स को पिक करना और उसको ट्रांसफर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ऑन द एक्सपेंडिचर साइड। ऑन द वे देयर आर फ्यू एडजस्टमेंट्स और आपको इन फ्यू एडजस्टमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करना है, क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाएगा। और अभी मैं आपको सिखाता हूं क्वेश्चन कम टाइम में कैसे सॉल्व करना है आपको, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन 15 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाने चाहिए बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे बेस्ट वे क्या है सॉल्व करने का, पहले आप पढ़ लो क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या क्या है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में बैलेंस शीट भी पूछा है, लाइक जैसे इन दिस केस प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 14 एंड ए बैलेंस शीट ऑल्सो। तो अगर आपसे क्वेश्चन में बैलेंस शीट पूछा गया है तो आप सारे अकाउंट पहले रेडी कर लो और चेक कर लो आपका करंट ईयर कौन सा है। तो in this question my current financial year is from 1st April 13 and it will ends on 31st March 14। ये मेरा करंट फाइनेंशियल ईयर हो गया। प्रीवियस ईयर मेरा कौन सा रहा होगा, इट विल बी 12-13, और मेरा नेक्स्ट ईयर यहाँ पे कौन सा रहेगा, इट विल बी 14 and 15। तो मेरा जो पूरा फोकस रहेगा इस पूरे सम में ड्यूरिंग द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दैट विल बी ऑन 13 and 14 ओनली, बिकॉज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द एक्रूअल बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस सेज टू यू कि कोई भी इनकम या कोई भी एक्सपेंडिचर जो करंट ईयर की है वही आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करनी है। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग यहाँ पे 3 फॉर्मेट रेडी करेंगे। एक तो रहेगा आपका ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए, और ओपनिंग बैलेंस शीट का जो डेट रहेगा दैट विल बी ऑन 1st April 13, बिकॉज इस डेट में आपका ईयर स्टार्ट हुआ था। तो ओपनिंग बैलेंस शीट एज ऑन 1st April 2013। तो एक फॉर्मेट रेडी कर लो आप, और बोर्ड में भी आप इसी वे में सॉल्व करना। तीनों अकाउंट्स पहले रेडी करना, उसके बाद सम को स्टार्ट करना, उसमें आपका बहुत टाइम सेव हो जाएगा। लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स एंड अमाउंट, साथ में एक रेडी करो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2014। तो इट इज जस्ट लाइक ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो उसका बस फॉर्मेट भी वैसे ही रहेगा, बस यहां पर एक्सपेंडिचर और इनकम आपको लिखनी है। एक्सपेंडिचर ऑन द डेबिट साइड बिकॉज इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, तो डेबिट अमाउंट, इनकम ऑन द क्रेडिट साइड बिकॉज एज पर द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड। साथ में एक फॉर्मेट और भी रेडी कर लो फॉर द क्लोजिंग बैलेंस शीट, फॉर व्हाट, क्लोजिंग बैलेंस शीट एज ऑन
31 मार्च 2014। 3 फॉर्मेट रेडी करने के बाद ही सम को स्टार्ट करना, बट स्टार्ट करने से पहले एक बार चेक जरूर कर लेना क्वेश्चन में आपसे बैलेंस शीट पूछा भी है या नहीं पूछा, बिकॉज 2020 का जो बोर्ड का पेपर आया था उसमें उन्होंने बैलेंस शीट आपसे नहीं पूछा था। ऐसा ना हो पहले फॉर्मेट रेडी कर लो फिर आपका टाइम वेस्ट होगा उसमें, तो पहले एक बार जरूर पढ़ लेना क्वेश्चन में पूछा क्या है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो तीनों फॉर्मेट रेडी करने के बाद आपको ये तीनों अकाउंट साथ में रेडी करने एक ही बार में। कैसे करने वो मैं आपको सिखाता हूं। देखो, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर मैंने आपको बोला था रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज एक्चुअली ए कैश बुक। इट इज व्हाट? इट इज ए कैश बुक बिकॉज इट इज मेड ऑन द कैश बेसिस। तो आपके पास एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, आई एम टॉकिंग अबाउट द रिसीप्ट साइड, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर आपके पास कितना ओपनिंग कैश था? इट इज 4400 रुपीज। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एज ऑन 1 अप्रैल 2013 आपके पास कितना ओपनिंग कैश है? 4400 रुपीज का। एंड कैश इज ए एसेट, और अगर ये एसेट है तो उसको ओपनिंग बैलेंस शीट में लेके चले जाओ। यहां पे दिखा दो कैश इन हैंड इन द ओपनिंग बैलेंस शीट ऑन द एसेट साइड, एंड द अमाउंट विल बी 4400 रुपीज। नेक्स्ट आपका आ जाओ सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन इज ए रेवेन्यू इनकम एंड ऑल रेवेन्यू इनकम्स विल बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो दिखा दो यहां पे बाय सब्सक्रिप्शन ऑन द इनकम साइड, बट यहां पर एडजस्टमेंट्स आपको डेफिनेटली मिलेंगी। तो इस अमाउंट को अभी अंदर ही लिखना। अमाउंट कितना है? 46,100 रुपीज। आते हैं एडजस्टमेंट के पार्ट पे। तो देखो अभी यहां पे अपने करंट ईयर पे फोकस करना। आपका जो करंट ईयर है वो है 13 एंड 14। तो आई नीड सब्सक्रिप्शन ओनली फॉर द करंट ईयर। रिसीव हुआ नहीं हुआ मुझे उससे मतलब नहीं है। तो देखते हैं अभी क्या बोल रहा है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 13 वाज रुपीज 4500। तो मुझे बताओ ये 4500 करंट ईयर का है या प्रीवियस ईयर का है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 13 रुपीज 4500। मेरा करंट ईयर है 13-14, प्रीवियस ईयर रहेगा 12-13 और नेक्स्ट ईयर रहेगा 14-15। तो एज ऑन 31 मार्च 13 दे आर सेइंग कि इतना अमाउंट आउटस्टैंडिंग था। तो सोचो एक बार, बताओ ये अमाउंट कौन सी ईयर का होगा? प्रीवियस ईयर का या करंट ईयर का? ये अमाउंट कौन से ईयर का होगा? हर से बना, ये अमाउंट कौन सी ईयर का होगा सब्सक्रिप्शन वाला? प्रीवियस ईयर का या करंट ईयर का? वी आर सीइंग एज ऑन 31 मार्च 13। रिया, सेजल, करंट। करंट। देखो आप समझो उसको, यहाँ पे मिस्टेक मत करना। फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो जो मैंने आपको लेजर से सिखाया है वैसे कर दो, वहां पे भी आप राइट रहोगे, वहां पे भी आप रॉन्ग नहीं रहोगे। तो अगर कंफ्यूजन हो रहा है 1% माइंड में कि करंट है प्रीवियस ईयर, इसको छोड़ दो। आप लेजर बना लो छोटा सा वर्किंग नोट में, एक आराम से आंसर मिलेगा आपको। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन इज ए इनकम। एनी इनकम इफ इट इज आउटस्टैंडिंग, इफ इट इज ड्यू बट नॉट रिसीव्ड इज ए एसेट। और किसी भी एसेट का ओपनिंग बैलेंस एज पर द डिस्कशन ये आएगा डेबिट साइड में टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, and the amount will be 4500 rupees. सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना है? 6000 रुपीज का लिखा हुआ है, देखो 31 मार्च 14 रुपीज 6000। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट। इसको यहां पे दिखा दो, बाई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड द अमाउंट इज हाउ मच? रुपीज 6000। उसके बाद एज पर द रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट आपको ड्यूरिंग द ईयर कितना रिसीव हुआ? You have received 46,100 rupees. तो यहां पे दिखा दो बाई कैश अकाउंट 46,100 रुपीज। जो डिफरेंस होगा दैट विल बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये आपका हो जाएगा 46 प्लस 6 इज हाउ मच? 52,000, 52,100 माइनस 4,500, इट विल बी 52,100
minus 4500, it is 47,600 rupees. ये तो आपका हो गया लेजर वाला वे, बट दो एडजस्टमेंट्स में आई डोंट थिंक लेजर का इतना जरूरत होता है, इसको बिना लेजर के भी कर सकते हैं इजीली हम लोग। किसने ज्वाइन किया? तो शायद हम लोग एक सम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिख रहा है स्क्रीन पे? ओके, तो वी आर मेकिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन दिस, जस्ट स्टार्ट किया अभी सम को। सब्सक्रिप्शन देखो, अगर आपको लेजर से नहीं करना है तो आप अपने करंट ईयर पे फोकस करो। तो देखो, आप करंट ईयर पे अच्छे से फोकस किया करो। हमारा जो करंट ईयर है यहाँ पे वो कब से कब तक का है? 1 अप्रैल 13 से लेकर 31 मार्च 14 तक, ये मेरा करंट ईयर है, ठीक। नेक्स्ट ईयर मेरा कौन सा रहेगा? फ्रॉम 1 अप्रैल 14 टू 31 मार्च 15, ये मेरा नेक्स्ट ईयर रहेगा। और जो प्रीवियस ईयर रहेगा दैट विल बी फ्रॉम 1 अप्रैल 12 टिल 31 मार्च 13, ये मेरा हो गया प्रीवियस ईयर। अभी क्वेश्चन को बस केयरफुली पढ़ना और कुछ नहीं करना है। तो देखो क्या बोल रहा है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 13। देखो मैं यहां पे लिख देता हूं इस चीज को, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 13। तो ये इनकम करंट ईयर की कैसे हो सकती है? इस डेट में इतना आउटस्टैंडिंग था, तो बट नेचुरल ये इनकम तो प्रीवियस ईयर की रही होगी ना। ये इनकम जो होगी वो तो प्रीवियस ईयर की होगी अभी, और प्रीवियस ईयर की इनकम अगर है तो प्रीवियस ईयर की इनकम तो आई कैन नॉट शो, तो मुझे उसको माइनस करना पड़ेगा। तो आउटस्टैंडिंग जो था प्रीवियस ईयर का, उसको माइनस कर दो, बिकॉज इट बिलोंग्स टू प्रीवियस ईयर, द अमाउंट इज रुपीज 4500 एंड आउटस्टैंडिंग एट द एंड देखो कितना दिया आपको, 6000 रुपीज। तो ये जो इनकम हुई ये करंट ईयर की हुई, बिकॉज व्हाट दे आर सेइंग एज ऑन 31 मार्च 14 इतना सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था, मींस इस ईयर में इतना आउटस्टैंडिंग है, तो 6000 रुपीज अगर करंट ईयर का है तो इसको प्लस कर दो 6000 रुपीज। जो भी आपका आंसर आएगा, लेजर से भी आंसर सही आएगा, ऐसे भी आंसर सही आएगा, बट स्टिल मैं आपको बोलूंगा अगर आपको 1% भी एग्जाम में कंफ्यूजन हो तो जो वे आपको कन्वीनियंट लगे उससे सॉल्व करो, बट मिस्टेक मत करना, आंसर दोनों से सेम आता है। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग, एनी इनकम इफ इट इज ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, एनी इनकम इफ इट इज ड्यू बट नॉट रिसीव्ड इज ए एसेट फॉर द बिजनेस। तो एट द बिगिनिंग जो आउटस्टैंडिंग था वो ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखा दो, विच इज 4600, और एट द एंड जो आउटस्टैंडिंग था आपका इट वाज 6000 रुपीज, ये 4500, दैट्स नॉट 4600, इट इज 4500 रुपीज। तो एट द एंड जो आउटस्टैंडिंग है दैट इज रुपीज 6000, उसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखा दो। तो इन दिस वे आप पूरे सम को एक ही फ्लो में सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज क्या होगा, आपको इन तीनों अकाउंट्स के लिए एक ही सम को 3 बार रीड करना होगा, तो उसमें आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अभी तुम्हारा सब्सक्रिप्शन का पार्ट खत्म हो गया, इंटरेस्ट के पार्ट पे आते हैं। आपको इस साल इंटरेस्ट कितना रिसीव हुआ? 2500 रुपीज का। इंटरेस्ट रिसीव्ड इज ए रेवेन्यू इनकम, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और इंटरेस्ट में कोई एडजस्टमेंट आपको दिया नहीं है। तो सिंपल क्या करोगे आप, इंटरेस्ट के अमाउंट को डायरेक्टली शो कर दो इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑन द इनकम साइड, तो बाई इंटरेस्ट अकाउंट, और कितना इंटरेस्ट देखो आपको रिसीव हुआ है, इट इज रुपीज 2500। आफ्टर दैट टूर्नामेंट फंड, मैंने क्या सिखाया था आपको, कोई भी अगर आपने फंड जनरेट किया है फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस, इट विल बी शोन डायरेक्टली इन द बैलेंस शीट ऑन द लायबिलिटी साइड। तो इट इज ए स्पेसिफिक फंड, जो हमने कवर किया था फंड बेस्ड अकाउंटिंग में। तो कोई भी स्पेसिफिक फंड अगर है तो उसको आप डायरेक्टली बैलेंस शीट में ही शो करोगे। तो आपके पास ये फंड था 12,000 रुपीज का, तो ऑन द लायबिलिटी साइड दिखा दो टूर्नामेंट फंड, बट अमाउंट को आप अंदर लिखना अभी, बिकॉज कुछ एडजस्टमेंट इसमें हो सकती है। आफ्टर द टूर्नामेंट फंड डोनेशन पे आ जाओ। देखो मैंने आपको डोनेशन में क्या सिखाया था, कोई भी डोनेशन अगर जनरल पर्पस की है देन इट विल बी पार्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर,
और कोई भी डोनेशन अगर स्पेसिफिक नेचर की है देन इट विल गो टू बैलेंस शीट। तो डोनेशन जो पहले लिखा है आपको, इट इज ए जनरल डोनेशन, बिकॉज यहां पे डोनेशन का पर्पस डिफाइन नहीं किया है। एंड ऑल जनरल डोनेशन विल बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो दिखा दो यहां पे बाय डोनेशन अकाउंट, एंड द अमाउंट ऑफ दिस डोनेशन रिसीव्ड इज रुपीज 6,000। नेक्स्ट है आपका डोनेशन फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन, एंड डोनेशन फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन इज ए स्पेसिफिक डोनेशन, एंड कोई भी स्पेसिफिक डोनेशन वी कंसीडर एज ए कैपिटल रिसीव्ड एंड इट विल गो टू बैलेंस शीट। तो आपके पास ये कितना रिसीव हुआ है, 20,000 रुपीज का डोनेशन फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन। इसको आप दिखा दो ऑन द लायबिलिटी साइड, डोनेशन फॉर, थोड़ा सा स्पेस दे रहा हूं मैं यहां पे बिकॉज एडजस्टमेंट है टूर्नामेंट फंड का। तो डोनेशन फॉर बिल्डिंग एंड द अमाउंट ऑफ दिस डोनेशन वाज रुपीज 20,000। आफ्टर दिस डोनेशन नेक्स्ट क्या है आपका अभी, रिसीप्ट्स फ्रॉम एडवर्टीजमेंट इन द ईयर बुक। तो इनका कुछ ईयर बुक बनता होगा साल में, जैसे आपके स्कूल का एयरफोर्स स्कूल का ईयर बुक आता है, इनका भी कुछ ईयर बुक आता होगा। तो ये एडवर्टीजमेंट कुछ करते होंगे अपने ईयर बुक में और उससे उनको इनकम हो रही है। इट इज ए रेवेन्यू इनकम बिकॉज ये ईयर बुक हर साल पब्लिश होती होगी और उससे जो इनकम हुई इट इज ए रेवेन्यू इनकम। और उस रेवेन्यू इनकम को आप कहां पर दिखाओगे, इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एंड इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है यहाँ पे, तो डायरेक्टली इट कैन बी शोन ऑन द इनकम साइड बाय रिसीप्ट्स फ्रॉम एडवर्टीजमेंट, receipts from advertisement and amount is 5,200 rupees। उसके बाद ये आपका रिसिप्ट साइड अभी पूरा खत्म हो गया। पेमेंट साइड पे आते हैं, सैलरी की बात हो रही है यहाँ पे पहले, एंड सैलरी पे करना इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड ऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स विल बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो आपने सैलरी पे किया 18,200 रुपीज का। एक बार चेक कर लो एडजस्टमेंट में, कुछ एडजस्टमेंट तो नहीं है सैलरी का, यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। दैट मीन्स डायरेक्टली आपको सैलरी उठा के सिर्फ ट्रांसफर करनी है इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द अमाउंट इज रुपीज 18,200। तो टू सैलरी अकाउंट, ₹18,200। उसके बाद अभी आप चेक कर लो उसके बाद क्या एडजस्टमेंट है हमारा सैलरी के बाद। रेंट आपने पे किया 15,000 रुपीज का, तो रेंट जो था आपने पे किया उसमें कुछ एडजस्टमेंट भी क्वेश्चन में गिवन है। तो रेंट इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसमें कोई डाउट तो है नहीं हम लोगों को। तो रेंट हम दिखा देते हैं पहले, टू रेंट अकाउंट, और आपने यहाँ पे 15,000 रुपीज का रेंट पे किया। अभी आते हैं एडजस्टमेंट के पार्ट पे। देखो फिर से मैं बोल रहा हूं आपसे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बन रहा है एक्रूअल बेसिस पे, तो आई नीड रेंट ओनली फॉर द करंट ईयर। वेयर एज ये जो अकाउंट आपने बनाया है रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ये बनाया है कैश बेसिस पे। तो ये अकाउंट आपको क्या बोल रहा है कि आपने इस साल 15,000 रुपए का रेंट पे किया। इसमें से कौन सा अमाउंट प्रीवियस ईयर का है, कितना आउटस्टैंडिंग है, वो एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है नीचे। तो देखो आपने इस साल 15,000 का रेंट पे किया, एंड व्हाट दे आर सेइंग इन द एडजस्टमेंट, रेंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वाज रुपीज 1,000। मींस जब आपने अपने करंट ईयर को स्टार्ट किया था दैट टाइम इतना रेंट आउटस्टैंडिंग था। तो ये तो प्रीवियस ईयर का रहा होगा, ये तो प्रीवियस ईयर का रहा होगा ना, बिकॉज एट द बिगिनिंग इतना आउटस्टैंडिंग था और प्रीवियस ईयर का रेंट है तो मुझे उसको माइनस करना चाहिए, बिकॉज आई कैन नॉट शो द रेंट ऑफ प्रीवियस ईयर। अमाउंट कितना था प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग, इट वाज रुपीज 1,000। उसके बाद what they are saying afterwards, and in the end it was rupees 1,500. It means outstanding rent at the end of the year was rupees 1,500. तो outstanding rent at the end of current year की बात हो रही है, तो that means current year का अभी भी 1,500 रुपए outstanding है। तो अगर outstanding है तो current year की बुक में आना चाहिए फिर तो रेंट यहां पे दिखा दो। और कितना आएगा ये रेंट आपका अभी यहाँ पे,
इट इज 1500 रुपीज। तो जो भी फाइनल अमाउंट होगा दैट विल बी द फाइनल अमाउंट ऑफ रेंट दैट विल बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और ये आपका हो जाएगा 15,500 रुपीज। रेंट के बाद नेक्स्ट क्या अभी, और साथ में एक चीज हम लोग अभी पूरा क्वेश्चन एक ही बार में सॉल्व कर रहे हैं। तो रेंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, कोई भी एक्सपेंडिचर इफ इट इज आउटस्टैंडिंग इट इज ए लाइबिलिटी। इट इज व्हाट? इट इज ए लाइबिलिटी। तो आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग इज ए लाइबिलिटी, तो जो एट द बिगिनिंग आउटस्टैंडिंग था उसको ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखा दो। आउटस्टैंडिंग रेंट which was 1,000 rupees एंड आउटस्टैंडिंग जो एट द एंड था उसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखा दो, बिकॉज ऑल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर व्हाट? लायबिलिटी, which is 1,000 rupees, sorry 1,500 rupees, 1,500 rupees। नेक्स्ट तुम्हारा रेंट का भी देखो एडजस्टमेंट एक ही बार में खत्म हो गया। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कोई एडजस्टमेंट है? कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सिंपल उठाओ उसको और डाल दो वहां पे, कहां पे? इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, दैट इज रुपीज 7,300। तो टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अमाउंट इज रुपीज 7,300। नेक्स्ट एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो, आपने किया कुछ एक्सपेंसेस तो इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसे एनजीओज में चैरिटी शो होते रहते होंगे, तो दिखा दो इसको 16,100 रुपीज। तो टू एक्सपेंसेस on charity show amount is 16,100 rupees। afterwards tournament expenses, तो देखो आपके पास टूर्नामेंट फंड था और उस फंड को आपने बैलेंस शीट में शो करा ऑन द लायबिलिटी साइड। तो उस फंड के अगेंस्ट में जो भी एक्सपेंसेस हैं आपको वो फंड से ही माइनस करनी है। तो एक्सपेंसेस कितनी है? 7,500 रुपीज की। तो यहां से आप टूर्नामेंट एक्सपेंसेस को माइनस करोगे डायरेक्टली इन द बैलेंस शीट, और अभी जो आपका फाइनल फंड का बैलेंस बचेगा दैट विल बी शोन हियर, इट विल बी 4,500 रुपीज। तो ये भी एडजस्टमेंट खत्म हो गया हमारा। इन्वेस्टमेंट आपने कुछ परचेज किया, एंड इन्वेस्टमेंट परचेज करना इज ए एसेट, बिकॉज इन्वेस्टमेंट हम लोग कहां पे शो करते हैं? बैलेंस शीट में। तो आपने जो इन्वेस्टमेंट परचेज किया दैट वाज फॉर रुपीज 10,000, तो दिखा दो क्लोजिंग बैलेंस शीट में, और उसको अभी अंदर ही लिखना, उसमें एक एडजस्टमेंट है। फर्नीचर आपने पहले इन्वेस्टमेंट के एडजस्टमेंट पे ही आते हैं। देखो तो देखो आपसे यहां पे क्या बोल रहा है, ऑन 1 अप्रैल 2013 द क्लब हैड ए फर्नीचर ऑफ रुपीज 8,000 एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 15,000। दैट मीन्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर क्लब के पास एक फर्नीचर था। तो एट द बिगिनिंग की अगर बात हो रही है तो फर्नीचर तो हमारा एसेट होता है, तो एसेट में दिखा दो इसको, कितना था आपके पास फर्नीचर? रुपीज 8,000। सेम वे एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट भी था, कितना था? 15,000 रुपीज का। इसको भी दिखा दो यहां पे। तो देखो एट द बिगिनिंग आपके पास इन्वेस्टमेंट था 15,000 रुपीज का, ठीक है ना। आपने इस साल कितना इन्वेस्टमेंट परचेज किया? ड्यूरिंग द करंट ईयर आपने परचेज किया इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपीज का, एज पर द क्वेश्चन। एट द बिगिनिंग था 15 का, एट द एंड आपने परचेज किया 10 का। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा? अभी मेरा 10 तो पहले का था, और 10 तो सॉरी आपने परचेज किया, और आपके पास एट द बिगिनिंग कितना था? एट द बिगिनिंग आपके पास था 15,000 रुपीज का। तो एट ओपनिंग बैलेंस 15,000, तो आपके पास जो अभी इन्वेस्टमेंट होगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में वो 25,000 रुपीज का रहेगा, बिकॉज 15,000 एट द बिगिनिंग था और आपने 10,000 का इस साल परचेज भी किया है। अभी आ जाओ फर्नीचर के पार्ट पे। तो फर्नीचर आपके पास एट द बिगिनिंग था 8,000 रुपीज का, जिसको ऑलरेडी मैं शो कर चुका हूं ओपनिंग बैलेंस शीट में। फिर आपने इस साल फर्नीचर और भी परचेज किया, कितना परचेज किया आपने? 6,000 रुपीज का। तो एट द बिगिनिंग 8,000 का था, आपने इस साल और फर्नीचर परचेज किया 6,000 का,
तो आते हैं अभी क्लोजिंग बैलेंस शीट के ऊपर। तो आपके पास जो फर्नीचर था एट द बिगिनिंग इट वाज ₹8,000। फिर आपने इस साल कुछ परचेज भी किया फर्नीचर, कितने अमाउंट का परचेज किया? ₹6,000 का परचेज किया। ठीक, अभी मेरे वर्ड्स को केयरफुली सुनो। यहां पर एक चीज बोल रहा है वो कि फर्नीचर को आपको डेप्रिशिएट करना है 10% के रेट पे। फर्नीचर को आपको डेप्रिशिएट करना है 10% के रेट पे, और आपने जो फर्नीचर परचेज किया इस साल उसका डेट भी गिवन है 1 जुलाई 13। उसका आपको डेट भी गिवन है और डेप्रिसिएशन का रेट भी गिवन है। तो छोटा सा यहां पे एक वर्किंग नोट देना बनता है फॉर द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो देखो एट द बिगिनिंग जो फर्नीचर था मेरे पास 6,000, सॉरी एट द बिगिनिंग फर्नीचर था मेरे पास वर्थ ₹8,000। तो 8,000 के फर्नीचर पे जो मेरे पास एट द बिगिनिंग था ओपनिंग में, उस पे तो डेप्रिसिएशन पूरे साल का चार्ज होगा ₹800। और एक फर्नीचर मैंने परचेज किया ₹6,000 का, और किस डेट में परचेज किया? एज पर द क्वेश्चन इट वाज परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 13। तो ऑन दिस पार्ट ऑफ फर्नीचर डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज ओनली फॉर द पीरियड ऑफ 9 मंथ, बिकॉज इसको आपने सिर्फ 9 मंथ ही यूज किया है। If you count from 1 July 13 till 31st March 14, it will be 9 month only. तो ये आपका हो जाएगा 6,000 into 9/12 will be how much? 6,000 into 9/12. 6 2 are 12. 2 9 9/2 is 4.5. So it is ₹450. तो आपका जो डेप्रिसिएशन होगा टोटल इट इज ₹1,250। तो फर्नीचर को जब आप शो कर रहे हो यहाँ पे, तो यहां से आपको डेप्रिसिएशन को भी माइनस करना पड़ेगा ₹1,250। तो अभी फाइनल अमाउंट जो आया फर्नीचर का 8,614, एंड 14 - 1 इज 13, एंड 250 और माइनस करोगे तो ₹12,750 आपका यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। एंड डेप्रिसिएशन वी नो इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो इसको आपको अभी शो करना पड़ेगा इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑल्सो। तो टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर अमाउंट इज रुपीज कितना था? 1250, सॉरी 1250। तो ये आपका अभी पूरा का पूरा प्लेसमेंट हो गया। लास्ट में आ जाओ, सबसे लास्ट में आपके पास क्लोजिंग कैश इन हैंड दिया हुआ है विच इज ₹16,100। और इस क्लोजिंग कैश इन हैंड को डायरेक्टली आप शो कर दो क्लोजिंग कैश बैलेंस शीट में। अमाउंट इज ₹16,100। तो एसेट साइड में दिखा दो कैश इन हैंड, अमाउंट इज ₹16,100। अभी आपका पूरा सम सॉल्व हो चुका है, प्लेसमेंट पूरा हो गया है। ओनली यू हैव टू चेक व्हाट इज द ओपनिंग कैपिटल, व्हाट इज द सरप्लस और डेफिसिट, एंड व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस शीट का टोटल कितना है। पहले तो मुझे ये बताओ बिफोर सॉल्विंग दिस सम अगेन, कहां पर प्लेसमेंट में किसी भी चीज में कोई डाउट तो मुझे बताओ पहले कि ये पार्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्यों चला गया, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में क्यों गया, क्लोजिंग में क्यों गया, उस चीज में कोई डाउट तो पहले मुझे वो बताओ। स्वाति क्लियर हुआ आपको ये सब कुछ जो भी हमने प्लेसमेंट किया अभी? यस सर, एक क्वेश्चन और करवा सकते हैं? मैं आपको ऐसे कम से कम ऐसे 20 से 25 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। हाँ सर, चलिए। ठीक है ना? सृष्टि रिया क्लियर हुआ आपको? यस सर। क्लियर अगर कम भी हुआ है कोई टेंशन नहीं है, अभी हमको ऐसे बहुत सारे सम सॉल्व करने हैं। ये तो एक इजी सम था इनफैक्ट, ठीक है ना? प्रैक्टिस करते रहेंगे पूरा परफेक्शन आ जाएगा। सृष्टि कुछ समझ में आया ऐसा? यस सर। हरसिमरन, प्रसाद? यस सर। अगर आपको इस सम 50-60 ओके वेरी गुड, अगर आपको इस सम 50-60% भी समझ में आ गया तो और 4-5 सम करने के बाद आप मास्टर हो जाओगे इन सारे सम्स के। तो भी देखो करना क्या है आपको, हम लोगों ने यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनाई उसका लॉजिक समझना। आपके पास इस क्वेश्चन में कैपिटल गिवन नहीं था, इस क्वेश्चन में आपके पास कैपिटल गिवन नहीं था, तो ओनली टू कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल हम लोगों ने ओपनिंग बैलेंस शीट को रेडी किया। और ये मेरा यहां पर क्या बनेगा? बैलेंसिंग फिगर। तो जो भी डिफरेंस आएगा दोनों साइड का दैट विल बी माय ओपनिंग कैपिटल। मैं एक बार चेक करता हूं कैलसी से यूज करके।
तो इट विल बी 44 प्लस 45 इज 8,900 प्लस 15 प्लस 8 इज 23. इट इज 31,900 रुपीज यहाँ पे टोटल रहेगा. तो मेरा ओपनिंग कैपिटल आ गया 30,900 रुपीज. अभी आ जाओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर के पार्ट पे. तो अगेन इफ द क्रेडिट साइड इज मोर और यू कैन से इफ द इनकम साइड इज मोर दैट मीन्स यू आर इन सरप्लस. ऑन द रिवर्स इफ डेबिट साइड इज मोर दैट मीन्स यू आर इन डेफिसिट. बट बाय सीइंग द नंबर्स इट लुक्स लाइक कि आपका यहाँ पे डेबिट साइड ही ज्यादा आएगा. 15 यस डेबिट साइड ही ज्यादा आना चाहिए. फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ. पहले मैं डेबिट साइड को ही चेक कर लेता हूँ. 18,200 प्लस 15,500 प्लस 7,300 प्लस 16,100 प्लस 1,250. टोटल ऑफ डेबिट साइड जो मेरा आ रहा है इट इज 58,350 रुपीज. 58,350 ना. क्रेडिट साइड ज्यादा आएगा. यस टोटल ऑफ डेबिट साइड में रफ में लिख लेता हूं इधर 58,350 रुपीज आ रहा है मेरा. तो एक बार क्रेडिट साइड भी चेक कर लेते हैं. 47,600 प्लस 2,500 प्लस 6,000 प्लस 5,200. टोटल ऑफ क्रेडिट साइड जो मेरा आ रहा है इट इज 61,300 रुपीज. दैट मीन्स मैं यहां पर सरप्लस में रहूंगा बिकॉज क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड. तो जो भी डिफरेंस होगा ऑफ बोथ द साइड दैट इज कॉल्ड एज ए सरप्लस. यू राइट टू सरप्लस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर. तो जो डिफरेंस आपका आ रहा है अभी इट इज 61,300 माइनस 58,350. तो डिफरेंस इज 2,950. एंड ये जो आपका अभी सरप्लस आया आपको याद होगा फाइनल अकाउंट्स में जो आपने 11th में कवर किए थे आप नेट प्रॉफिट को कैपिटल में जाके प्लस करते थे. नाउ कम टू द क्लोजिंग बैलेंस शीट. क्लोजिंग बैलेंस शीट में जो आपने अभी कैपिटल फाइंड आउट किया इन द ओपनिंग बैलेंस शीट उसको पहले यहां पे लिख लो. तो आपके पास जो ओपनिंग कैपिटल आया था तो देखो आपने जो ओपनिंग बैलेंस शीट रेडी किया ना उसका एक ही पर्पस था. पर्पस क्या था कि आपके पास कैपिटल फंड यहां पे गिवन नहीं था. तो डिफरेंस ऑफ दीज टू साइड्स हैज गिवन मी द ओपनिंग कैपिटल ऑफ द एनपीओ और उसका ओपनिंग कैपिटल जो मेरे पास आया इट इज नाउ 30,900 रुपीज. और जो सरप्लस आपने अर्न किया उस सरप्लस को सॉरी यहां पे ऐड कर दो अभी आप. एंड द अमाउंट ऑफ दिस सरप्लस इज रुपीज 2,950. और अभी फाइनल अमाउंट को यहां पर शो कर दो. इट विल बी 0, 5, 9, 9, 18, 2, 1, 3 एंड 3. 33,850 रुपीज. आफ्टर दिस बैलेंस शीट की दोनों साइड यहां पे आपकी इक्वल आनी चाहिए. मैं एक बार चेक कर लेता हूं. 4,500 प्लस 20,000 प्लस 1,500 प्लस 33,850. टोटल ऑफ लाइबिलिटी साइड इज 59,850 रुपीज. एक बार मैं एसेट साइड भी चेक कर लेता हूं. इट इज 6,000 प्लस 25,000 प्लस 12,750 प्लस 16,100. इट इज 59,850 रुपीज. तो ये आपका अभी कंप्लीट सम हुआ. मालूम है आप जब प्रैक्टिस कर लोगे ना इन सारे सम्स की एक्चुअली ये सम 15 से 20 मिनट में आराम से सॉल्व होता है बिकॉज इसमें ज्यादा एडजस्टमेंट थी नहीं. तो आपके आंसर भी मैच हो रहे हैं यहाँ पे. अभी मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो. आपको कंफ्यूजन मालूम है कहाँ पे हो रहा होगा. थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करने की मैं कोशिश करूंगा आपकी अभी यहाँ पे. सपोज ये मेरा करंट ईयर है फ्रॉम 1st अप्रैल 2013 it ends on 31st March 14. Say for example this is my current year as per the previous question also. इसके प्रीवियस ईयर कौन सा रहा होगा. 1st अप्रैल 12 से लेकर 31st मार्च 13 तक जो टाइम पीरियड होगा वो आपका प्रीवियस ईयर रहा होगा. और नेक्स्ट ईयर जो होगा आपका 1st अप्रैल 14 से लेकर 31st मार्च 15 तक. बस मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनते रहो और ये आपको भी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो बन रहा है
this account is made on the accrual basis. And what this basis says, income and expenditure of current year only, will be shown in income and expenditure account. अभी इनकम आपको रिसीव हुई है नहीं हुई है, एक्सपेंडिचर आपने पे किया नहीं पे किया, या आपने प्रीवियस ईयर में एडवांस में पे कर दिया, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है. आई नीड इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द करंट ईयर ओनली. आपने जो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाया, जो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन रहेगा, ये अकाउंट बन रहा है कैश के बेसिस पे. ये अकाउंट कैसे बन रहा है? कैश के बेसिस पे. छोटा सा एग्जांपल दूंगा, मैं आपको यही एग्जांपल देता हूं इसी सम का. देखो इस सम में इन्होंने सैलरीज का अमाउंट कितना लिखा है? 18,200 रुपीज. तो समझना है इस चीज को भी, बिकॉज ये समझना बहुत जरूरी है. करंट ईयर है आपका 13,014. इन द रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट व्हाट दे हैव सेड कि सैलरी पेड रुपीज, कितना सैलरी आपने पे किया? आपने सैलरी पे किया 18,200 रुपीज. आपने सैलरी पे किया 18,200 रुपीज का. अभी मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो. ये अकाउंट मैं बार बार बोल रहा हूं कैसे बन रहा है? कैश के बेसिस पे बन रहा है. तो सैलरी पेड रुपीज 18,200, इसका मतलब क्या है कि इसमें से कुछ सैलरी प्रीवियस ईयर की हो सकती है, कुछ सैलरी नेक्स्ट ईयर की हो सकती है. बिकॉज ये जो अकाउंट बना रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ये बना है कैश के बेसिस पे, और ये अकाउंट आपको बोल रहा है कि आपने इतना सैलरी पे कर दिया. बट इसमें से कौन सा करंट ईयर का है, कौन सा प्रीवियस ईयर का है, कौन सा नेक्स्ट ईयर का है, वो आपको अभी फाइंड आउट करना होगा. ठीक. तो आता हूं मैं इसी के एडजस्टमेंट के ऊपर. देखो इसी से आपको सिंप्लीफाई करता हूं चीजों को. सैलरी में कोई एडजस्टमेंट नहीं था तो हमने सैलरी ऐसे ही दिखा दिया. ठीक. अभी आते हैं रेंट के एडजस्टमेंट पे. आपने रेंट कितना पे किया? 15,000 रुपीज. तो एज पर द रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट वो क्या बोल रहा है? रेंट पेड रुपीज 15,000. अगेन बार बार वही बोल रहा हूं, दिस अकाउंट इज मेड ऑन द कैश बेसिस. तो एज पर द कैश बेसिस दैट मीन्स कि आपने इस साल इतना रेंट पे किया. हो सकता है इसमें से कुछ रेंट प्रीवियस ईयर का हो सकता है करंट ईयर का रेंट आउटस्टैंडिंग हो सकता है कि आपने नेक्स्ट ईयर का रेंट एडवांस में पे कर दिया हो. कुछ भी पॉसिबिलिटी बन सकती है यहां पे. तो अभी वी नो रेंट पे करना इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और मुझे इस एक्सपेंडिचर को ट्रांसफर करना पड़ेगा इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. और ये अकाउंट कैश बेसिस पे नहीं बन रहा है, ये बन रहा है एक्रूअल बेसिस पे. तो मुझे इस 15,000 में से वो आइटम्स को फिल्टर आउट करना होगा जो करंट ईयर के नहीं है. समझा ना आपको? मुझे इस 15,000 से वो आइटम्स फिल्टर आउट करने हैं जो करंट ईयर के नहीं है. बिकॉज इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो इनकम आएंगी, जो एक्सपेंडिचर्स आएंगी, वो सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की ही आ सकती हैं. प्रीवियस ईयर की, नेक्स्ट ईयर की नहीं आ सकती. तो देखो अभी उसी क्वेश्चन की मैं अगर बात करूं तो क्वेश्चन में बोला आपको उसने रेंट पेड रुपीज 15,000. करंट ईयर कौन सा था? 1 अप्रैल 13, और ये एंड हो रहा था आपका 31 मार्च 14 को. इस ड्यूरिंग द ईयर आपने इतना रेंट पे कर दिया. अभी कौन सा प्रीवियस ईयर का था, कौन सा नेक्स्ट ईयर का था, वो एडजस्टमेंट में आपको बोला गया है. तो एक बार एडजस्टमेंट को हम फिर से पढ़ते हैं इसकी. रेंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर मींस, एट द बिगिनिंग मतलब कि जब आपने अपने फाइनेंशियल ईयर को स्टार्ट किया था तब कुछ रेंट आउटस्टैंडिंग था. किस डेट में? जब आपने अपने ईयर को स्टार्ट किया तब कितना रेंट आउटस्टैंडिंग था? एज पर द क्वेश्चन इट वाज रुपीज 1,000. मींस जब आपने अपने ईयर को स्टार्ट किया तब 1,000 रुपीज रेंट आउटस्टैंडिंग था. तो मुझे सोच के बताओ, क्या ये रेंट करंट ईयर का हो सकता है या प्रीवियस ईयर का होगा? एज ऑन दिस डेट इतना रेंट आउटस्टैंडिंग है. ये रेंट प्रीवियस ईयर का होगा या करंट ईयर का होगा? कोई भी बताओ.
स्वाति, ये रेंट कौन सी ईयर का हो सकता है, प्रीवियस ईयर का या करंट ईयर का? हरसिमरन, रिया, हाँ बोलो हरसिमरन, कुछ बोल रहे थे आप, प्लीज बोलो। So I was saying that I'm not sure. यू आर नॉट श्योर, ओके। रिया, सृष्टि, सर प्रीवियस ईयर का शायद। प्रीवियस ईयर का ही होगा ना। देखो मैं आपसे बोल रहा हूँ 1 अप्रैल 2013 को इतना रेंट आउटस्टैंडिंग था, तो करंट ईयर का तो हो ही नहीं सकता ना अभी ये, क्योंकि आपका तो करंट ईयर ही 1 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है। इसका रेंट तो मैं मई में जाके पे करूंगा। सोचो आप, अप्रैल का रेंट तो मैं मई में पे करूंगा जाके। तो अगर मैं आप श्योर नहीं थी मैं बस। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपने सही बोला, आंसर आपका राइट है, बट स्टिल कोई बात नहीं है। अगर आप नहीं भी श्योर तो मुझे बोलो, मैं आपको क्लियर करूंगा इस चीज को, ठीक है ना, उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एज ऑन 1 अप्रैल 13 इतना रेंट आउटस्टैंडिंग था। दैट मीन्स अभी भी आपने 1000 रुपीज का रेंट जो प्रीवियस ईयर का था वो पे नहीं किया हुआ है, वो आपने पे नहीं किया। तो दैट मीन्स आपने जो 15,000 रुपीज का रेंट पे किया था उसमें से 1000 तो प्रीवियस ईयर का ही रहा होगा ना, उसमें से 1000 रुपीज तो प्रीवियस ईयर का रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो आगे, वो बोल रहा है रेंट आउटस्टैंडिंग एट द एंड ₹1500। इट मीन्स व्हाट दे वांट टू से कि एज ऑन 31 मार्च 14 आउटस्टैंडिंग रेंट था 1500 रुपीज का। मीन्स जब आप अपने ईयर को क्लोज कर रहे थे उस डेट में इतना रेंट आउटस्टैंडिंग था। तो ये कौन सी ईयर का रेंट रहा होगा, करंट ईयर का या नेक्स्ट ईयर का या प्रीवियस ईयर का? ये रेंट कौन से ईयर का रहा होगा? 31 मार्च 14 को जब अपनी बुक्स को आपने क्लोज किया, ऑन दैट डेट इतना रेंट आउटस्टैंडिंग था। ये रेंट करंट ईयर का रहा होगा, क्योंकि 31 मार्च 14 को जब अपनी बुक्स को क्लोज करने गए तब इतना रेंट आउटस्टैंडिंग दिखा रहा था। दैट मीन्स करंट ईयर के रेंट का कुछ पार्ट आपने पे नहीं किया होगा। तो जो नहीं पे किया, इज इट बिलोंग्स टू करंट ईयर? यस, तो आप उसको करंट ईयर में यहाँ पे ऐड करके दिखाओगे और आपका जो फाइनल टोटल बनेगा दैट विल बी 15,500 एंड दैट विल बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। करंट ईयर पे अच्छे से फोकस करो, because in the income and expenditure account I need income and expenditure only and only for the current year। बट मैं स्टिल यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करूंगा, बोर्ड एग्जाम में जो सम आता है उसमें 1 या 2 ही एडजस्टमेंट आती है। अगर कंफ्यूजन हो रहा है, इंस्टेड ऑफ डूइंग मिस्टेक्स एक लेजर बना लो, उससे भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो देखो अगर आप लेजर से सॉल्व करते तो भी आपका आंसर सेम ही आता। आउटस्टैंडिंग रेंट इज ए लायबिलिटी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। और किसी भी लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस कहां पर आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा। तो बाय आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, एट द बिगिनिंग कितना आउटस्टैंडिंग था मेरे पास? इट वाज ₹1000। एट द एंड कितना आउटस्टैंडिंग है? इट इज अगेन ए लायबिलिटी, और किसी भी लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस लेजर में कहां पर आएगा? डेबिट साइड में आएगा, विच इज 1500। ड्यूरिंग द ईयर आपने रेंट कितना पे किया? 15,000 रुपीज का। और रेंट पे करने की एंट्री क्या बनती है? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहां पर दिखा दो टू कैश अकाउंट 15,000 रुपीज। तो आप गलत कहीं पर भी नहीं हो। अगर आप ऐसे भी करोगे देन ऑल्सो यू आर राइट, बट एग्जाम में मिस्टेक मत करना। टेक 2 मिनट एक्स्ट्रा बट राइट करके आना। तो दोनों वेज में आंसर आपका राइट ही आता है। तो जो वेज आपको इजी लग रहा है आप वो फॉलो करो, बिकॉज बोर्ड एग्जाम में जो सम है उसमें 2 एडजस्टमेंट से ऊपर एडजस्टमेंट आती नहीं है। एक सब्सक्रिप्शन का आ जाएगा, एक ऐसी कुछ सैलरी रेंट या वैसा कुछ आ जाएगा। तो 2 लेते उन्होंने कितना लगेगा? हार्डली इट विल टेक 3 to 4 मिनट मैक्सिमम, बट आपको उससे सम गलत नहीं होगा। तो देखो अभी भी आपका आंसर वही आ रहा है। तो ये अमाउंट आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करना है। दूसरी चीज, जो आउटस्टैंडिंग रेंट एट द बिगिनिंग था, इट इज ए लायबिलिटी, उसको ओपनिंग बैलेंस शीट में मैंने दिखा दिया। और जो सॉरी जो आउटस्टैंडिंग रेंट एट द एंड था, इट इज अगेन ए लायबिलिटी, बट एट द एंड है तो वो कहां चली जाएगी? क्लोजिंग बैलेंस शीट में चली जाएगी। तो इन दिस वे आप सम को इजीली सॉल्व कर सकते हो। बट टेंशन मत लेना, पहला सम था आज तो, और पहले सम में भी आपको समझ में आया है, तो बाद वाले सम में तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा।
बट स्टिल मैं आपको एक एडवाइस करूंगा, एक बार एक इजी सा सम पिक करना, जस्ट ट्राई करना एडजस्टमेंट को सॉल्व करने की, बिकॉज यहाँ पे 2-3 एडजस्टमेंट्स आती हैं, बाकी इस सब में डिफिकल्टी कुछ नहीं रहेगी। आपका टास्क यहाँ पे क्या है, सिर्फ इतना सा है, रिसीप्ट साइड से रेवेन्यू वाले आइटम को पिक करो और उसको डंप कर दो लाके इनकम साइड में। पेमेंट साइड से रेवेन्यू वाले आइटम को पिक करो, उसको डंप कर दो एक्सपेंडिचर साइड में, और साथ में एडजस्टमेंट चेक कर लो कि कोई एडजस्टमेंट है तो आपको थोड़ा सा वहां पे इनकॉर्पोरेशन एडजस्टमेंट का करना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पे डिफिकल्टी कुछ नहीं मिलती है। बोर्ड के सम तो इनफैक्ट ज्यादा इजी आते हैं आजकल, कुछ इसी लेवल के सम बोर्ड में आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए मैं इतना रखूंगा अभी, और इस सब में कोई डाउट तो मुझे बताओ। कोई डाउट नहीं ना किसी को, बट थोड़ा सा एक बार गो थ्रू करना सारे कॉन्सेप्ट्स को, सारे टर्म्स को, बाकी चैप्टर अभी इजी लगेगा आपको एक सम को सॉल्व करने के बाद, ठीक है ना। आज के लिए फिर मैं इतना ही रखता हूँ अभी।